नमस्कार। आपकी बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। राहुल गांधी जब भी विदेश में जाते हैं, और अभी वो पिछले 6 दिनों से विदेश में हैं, हर बार जब भी वो कुछ बोलते हैं वो विवादों में पड़ जाते हैं। और यहाँ पे मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या उनको देश में रह के क्या बात करनी चाहिए, विदेश में उनको क्या नहीं करनी चाहिए, ये मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इस चीज़ के तरफ पे मैंने जो सोचा कि उनके जो बयान आते हैं उसका अर्थ क्या होता है, वो किससे बात कर रहे हैं। वो निश्चित तौर से आम भारतीयों को संबोधित करते हैं, उनके मैसेज जो आते हैं उसके आधार से कि ये उनका कहने का अर्थ क्या निकलता है। आपकी मंशा कुछ हो सकती है, आपका आशय कुछ हो सकता है, लेकिन जो ध्वनि आती है, जो आप कहते हैं, वो क्या दर्शाता है। तो मैंने जो कुछ चीज़ें मैंने महसूस की वो मैं साझा कर रहा हूँ। जैसे वो बार बार एक चीज़ को कहते हैं कि नफ़रत के बाज़ार में वो मोहब्बत की दुकान सजाने के लिए निकले हुए हैं, और उस पर उनके समर्थकों की तरफ से काफ़ी तालियां बजती हैं। स्वाभाविक सी बात है। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि यही जिस भारत जोड़ो यात्रा में जहाँ पे उन्होंने इस बात को पहली बार कहा था, तो उसी भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने खुद से कहा है कि उन्होंने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा की, तो उन्होंने कहीं भी नफ़रत नहीं पाया। उन्होंने ये पाया कि जो आम जनता है, आम भारतीय हैं, सभी धर्म समाज के हर एक तबके के लोग मिलजुल के रहते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं और रहना चाहते हैं। और उनको जो दिखता है, जो उनको दिखता है, वो सिर्फ टीवी पे दिखता है कि हिंदू मुस्लिम की बात होती है, लेकिन ज़मीन पर वो हकीकत नहीं है। तो फिर जब हकीकत नहीं है नफ़रत की, तो मोहब्बत की दुकान सजाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो ये एक पक्ष होता है। दूसरी चीज़ जो वो जब से वो डिस्क्वालीफाइड हुए उसके बारे में पहली दफ़ा खुल के उन्होंने बात की, और उन्होंने ये कहा कि दरअसल उन्होंने कभी सोचा नहीं था, जब वो 2004 में राजनीति में आए थे, सक्रिय राजनीति में, और सांसद रहे, तो कि उनको कुछ इस तरह की सज़ा भी मिल सकती है और इतनी बड़ी सज़ा मिल सकती है, यानी 2 साल की जो अधिकतम सीमा है वो उनके ऊपर में लागू होगा। तो अब चूँकि उनको ये सज़ा मिली है तो उनको अफसोस हो सकता है, लेकिन उससे निकल के क्या आता है। पहली चीज़ ये आता है, दो बातें मुझको जो लगती है, जो समझ में मेरे जो आता है। पहली बात ये आती है कि आपको जानकारी नहीं क्या देश के कानून के बारे में, कि देश में एक डिफेमेशन का कानून है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी चीज़ को एक लाइन है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में एक जिसको डिसेंसी कहते हैं, उस डिसेंसी की लाइन को आप क्रॉस नहीं करेंगे। तो या तो आपको उसकी जानकारी नहीं थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी इस बारे में जिक्र किया गया कि क्या आप कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं। और उससे बड़ा सवाल ये होता है कि 2019 में ये आपके ऊपर में आपने ये बात कही थी और उसके बाद केस हुआ, और आप उसमें शामिल भी हो रहे थे। केस की जो प्रक्रिया, कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है, उसमें आप शामिल थे। तो क्या इस पूरे प्रकरण के दौरान में आपके जो कानूनी सलाहकार हैं, जो कि बड़े बड़े दिग्गज हैं, सुप्रीम कोर्ट के देश के वरिष्ठ वकीलों में से उन जितने लोगों का शुमार होता है, उन लोगों ने आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं दी कि ये इतनी सज़ा मिल सकती है, जिससे आप मानसिक तौर पे तैयार रहते कि हाँ, मुझको ये सज़ा मिल सकती है। आपको एक शॉक के तरीके से नहीं आता, जो जब आप कह रहे थे उसमें यही लगा कि आप शॉक्ड थे। और एक और जो आशय निकल के आता है इसी चीज़ को लेके कि क्या आपको इस बात का बोध था, या आप मानते थे, आप समझते थे कि अगर आप किसी कानून का उल्लंघन भी करेंगे तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी, अगर सज़ा भी मिलेगी तो हल्की सी सज़ा मिलेगी, कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी, पूरी सज़ा नहीं मिलेगी। एंटाइटलमेंट का भाव, तो ये एक वहाँ से वो निकल के आता है। फिर आपसे, जब आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, तो आपसे किसी ने ये सवाल पूछा, 2 सवाल दरअसल आपसे पूछे गए, और एक में आपने ये कहा कि जब ये कहा गया दलितों को लेके था, दलितों पे अत्याचार और अल्पसंख्यकों पे अत्याचार को लेके, तो आपने एक बात कही कि दरअसल ये ऐसी घटनाएं जो हैं सो वो
होती हैं, लेकिन पहले भी हुई हैं और आगे चल के वो ठीक हो जाती हैं, तो वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा अगर है वो तो सही। लेकिन जब उदाहरण जो आपने दिया, जब जिस पीरियड का क्या अत्याचार होता है, वो आपने 80 के दशक का दे दिया। अब 80 के दशक में तो केंद्र में 2 प्रधानमंत्री, तो एक तो आपकी दादी थी और एक दूसरे आपके पिताजी थे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी। देश के ये दोनों प्रधानमंत्री थे, 89 तक तो थे ही। और राज्य में भी अगर उत्तर प्रदेश की आप बात की तो वहाँ पे तो सरकार आपकी थी, कांग्रेस की सरकार थी। बिहार को भी अगर शामिल कर लेते तो वहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार थी। तो ये समझ में नहीं आया क्या कांग्रेस दलितों पे अत्याचार करने वाले पार्टियों में से रही है, उन सरकार गुनाहगार थी उसमें? तो एक ये सवाल उठ जाता है। और उसके बाद आपने एक दूसरे प्रश्न के इसमें जब आपसे नेशनल प्रेस क्लब में ये सवाल पूछा गया कि जो सवाल पूछने वाले थे उन्होंने पार्टी का नाम मुस्लिम लीग लिया, हालांकि उन्होंने ज़रूर क्वालिफाई किया था केरला की मुस्लिम लीग। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया था IUML की बात, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बारे में, कि लोग कहते हैं कि वो कम्युनल पार्टी है और आप उनके साथ जोड़ने का है। तो आपने कहा कि नहीं, वो किसी भी तरीके से वो कम्युनल पार्टी नहीं है, सेकुलर पार्टी है। तो आपने बात कही, वो चली गई। सवाल उठा उसके बाद से, जो मेरे जहन में ये बात आई, ऐसा नहीं था कि उससे कुछ नहीं आया था, लेकिन जब आपके समर्थकों ने, आपके प्रवक्ताओं ने आपके बयान पर, जब विपक्ष के, आपके जो विपक्ष में जो लोग हैं, विरोधी पार्टी बीजेपी की तरफ से आक्रामक रवैया अपनाया गया, हमले किए गए, तो आपके बचाव में उन्होंने जो तर्क दिया, 2-3 तर्क दिए उन्होंने। पहला तर्क उनके तरफ से ये था कि मुस्लिम लीग जो है, पहली चीज़ कि वो एक रजिस्टर्ड पार्टी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की आप बात कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट किया। दूसरी चीज़ कि ये एक रजिस्टर्ड पार्टी है, इलेक्शन कमीशन से उसको रजिस्टर्ड मिला हुआ है और संविधान के हिसाब से रजिस्ट्रेशन उन्हीं का हो सकता है जो कि कम्युनलिज्म की तरफ बढ़ावा नहीं देते हों, तो वो कम्युनल नहीं हो सकती। ये तर्क तो बिल्कुल सही बैठता है, इसमें तो कहीं पे कोई दो राय नहीं है। पर प्रश्न ये उठा कि तो फिर इस तर्क के आधार पे तो बीजेपी भी कम्युनल नहीं है और बीजेपी भी, RSS भी कम्युनल नहीं है क्या, कि वो भी तो एक रजिस्टर्ड है, जो संविधान के हिसाब से, कानून के दायरे में जो सोसाइटीज़ को, जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, तो RSS तो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर उसको कम्युनल कैसे कह सकते हैं? ये प्रश्न आया। लेकिन दूसरी कुछ और इसी से जुड़ी बात आ गई। पहली चीज़ कि हम कम्युनल और सेकुलरिज्म की डिबेट को करते हुए, आपने जैसे कल ये कहा था कि रियर व्यू में चली जाती है आज की मौजूदा सरकार। जब भी कुछ होता है तो आरोप, आज की गलती अगर कोई है तो आरोप पीछे जाके करते हैं। लेकिन आपके डिफेंड करने में, आपकी बात को लेके, आपके जो सहयोगी थे वो भी रियर व्यू मिरर में चले गए और उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि जनसंघ के संस्थापक थे, कि वो उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया था 1936 के आसपास, जब वो बंगाल के प्रोविंशियल असेंबली में जो सरकार जो वहाँ पे बनी थी, उसमें उन्होंने किया था। ये बात तो सही है। तो मैंने तो थोड़ा सोचा कि मैं भी थोड़ा सा और रियर व्यू को देखूं कि ये दरअसल ये शुरुआत कहाँ से हुई। तो मैंने ये 2 चीज़ पाई। पहली चीज़ ये पाई कि मुस्लिम लीग 1906 में बना और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ जिसको लखनऊ पैक्ट के तौर पे कहते हैं। तो उसके आधार पे तो ये कहा नहीं जा सकता कि कांग्रेस जो है सो एक कम्युनल पार्टी है। मुस्लिम लीग कम्युनल थी, ये हर किसी को पता है। समझौता कांग्रेस ने कर लिया तो क्या कांग्रेस कम्युनल हो गई? मेरे ख्याल से नहीं हुई। तो उसी आधार पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर उस सरकार वहाँ पे बनी तो, और उसमें वो शामिल हुए, तो वो कम्युनल हो गए, ये मेरे ख्याल से अनुचित सा है। ख़ास करके इस चीज़ को लेके कि उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नुमाइंदे बने थे, वो चूँकि वो अकेडमिशियन थे, कोलकाता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और टीचर्स कंस्टिट्यूंसी से कांग्रेस के टिकट पे वो बंगाल के असेंबली में आए थे। तो कांग्रेस तो किसी कम्युनल को आगे बढ़ाती नहीं है।
और दूसरी चीज़ बात वही नहीं होगी, मैंने थोड़ा फ्रंट में आगे जाके भी देखा, जिस दौर की उन्होंने बात की मैंने कहा कि थोड़ा सा आगे देख लेता हूँ, कहीं पीछे में देखते देखते कोई मुझको कोई धोखा नहीं हो जाए। तो मैंने ये पाया कि आगे चल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर बने, और तो और वो जो पहली जो सरकार इंटरिम गवर्नमेंट जिसको कहते हैं जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उसमें वो शामिल हुए गांधी जी के निमंत्रण पे, और नेहरू कैबिनेट में वो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी रहे। तो मेरे ख्याल से तो कम्युनल तो नहीं थे, वो कम्युनल तो हो नहीं गए। तो ये कुछ जहन में सवाल आया। और कल आपने एक और बात कह दी। अब आपका कहने का आशय मैं समझ सकता हूँ कि कुछ और रहा होगा, जैसे हर बार लोग कहते हैं कि आपका आशय कुछ और है, लेकिन जो ध्वनि आई जब आपने ये कहा कि दरअसल इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ, और एनआरआईज जो है उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। गांधी जी, अंबेडकर साहब, पंडित नेहरू हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, सरदार पटेल हों, आपने सब किसी का नाम ले लिया। अब इस पे एक सवाल ज़रूर हो गया कि आप अनजाने में बोल गए, जोश में बोल गए, चूँकि आप एनआरआईज के बीच में थे तो इसलिए आपने सभी को एनआरआईज बता दिया, और इस चक्कर में आपने इतिहास को ही बदल दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या 1916 के पहले जो चीज़ें हुई, 1857 की क्रांति जो हुई, जिसको पहला स्वाधीनता संग्राम हर कोई जानता है, पढ़ता है, तो उसको नहीं माना जाएगा कि वो स्वाधीनता संग्राम था? उसमें जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी वो उनको आदमी भूल जाएगा क्या? और तो और बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने स्वदेशी का किया, बंगाल का पार्टीशन, वो 1916 के पहले वो 1905 में किया गया था, और 1911 में वो वापस हुआ, और वो सिर्फ वापस ही नहीं हुआ। जो अंग्रेज़ थे वो कोलकाता में की अपनी राजधानी को छोड़कर विवश हो गए कि दिल्ली वो शिफ्ट कर जाए। देश तो नहीं छोड़े, लेकिन कोलकाता, बंगाल तो उन्होंने छोड़ दिया। तो ये कुछ प्रश्न खड़े हो जाते हैं, दिमाग में आता है। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझको ये लगा कि कुछ चीज़ें जो कि पढ़ी हैं, जो कि हर जगह पे अवेलेबल है, उसके बारे में, अब जैसे IUML के बारे में कहा मैंने, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, कम्युनल है नहीं है, ये डिफिनीशन तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन जो उनके अपने ही वेबसाइट पे 2 उदाहरण उन्होंने खुद से दिए हुए हैं, उसके आधार पे उनको सेकुलर कह पाने में जो सेकुलरिज्म का जो अर्थ हम लोगों को बताया गया उसके हिसाब से तो वो फिट नहीं बैठता है। जैसे उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में जब चेंज करने की बात नेहरू जी ने भी सोची थी, जिस समय वो हिंदू कोड बिल ला रहे थे, तो उस समय IUML ने वो सारी चीज़ों को रुकवा दिया कि ये नहीं किया जा सकता। और दूसरा, उसके आगे बढ़ के उन्होंने बोला कि जब शाहबानो का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, पलटा गया, तो उसको पलटने के लिए भी वही दबाव बनाए, जिससे कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी हैं वो उन्होंने उसको बदल दिया। और साथ ही उस समय ये कहा गया कि शरिया लॉ में किसी तरीके का कोई दखल नहीं होगा। तो ये तो सेकुलर ट्रेंड जो है वो तो नहीं दिखता है, लेकिन राजनीति है, राजनीति में आज कोई सेकुलर होता है, कल वो कम्युनल हो जाता है, तो वो तो डिबेट चलता रहेगा। लेकिन मुझे लगा जो जहन में सवाल आया तो मैंने आप लोगों के साथ भी साझा कर लिया। तो इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और मुद्दे पे आपसे बातचीत होगी, लेकिन आपसे आग्रह है कि अगर आप को पसंद आता है तो इस चैनल को, आपकी बात के YouTube चैनल को आप ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।